गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ द 12th 5-year प्लान। मूल्यांकन से मतलब होता है कि हम ये देखेंगे कि ये पंचवर्षीय योजना कितनी सफल रही और कितनी असफल रही। ये इस आधार पर किया जाता है कि जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए, उनको प्राप्त करने में हम कितने सफल रहे हैं और कितने असफल रहे हैं। तो पहले बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की सफलताओं के बारे में। तो जहाँ तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता की बात है, तो इस प्लानिंग पीरियड के अंदर भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है और पूरी पंचवर्षीय योजना के दौरान तकरीबन 6.6% की दर से जीडीपी ग्रोथ हुई है। मतलब राष्ट्रीय आय में या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में 6.6% की दर से वृद्धि हुई है। यद्यपि ये वृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में कम है, क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना की में हमने जीडीपी के अंदर 7.9% की वृद्धि नोट की थी। इस पंचवर्षीय योजना में इसके कम होने के कारण ये रहे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के पूरा होते होते जो एक डिप्रेशन आया था, एक सुस्ती आई थी अर्थव्यवस्था में, उसकी वजह से 12वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी की ग्रोथ रेट थोड़ी कम रही 11वीं की तुलना में। दूसरी अगर हम सफलता की बात करें तो वो है क्षेत्रीय विकास। क्षेत्रीय विकास से मतलब है कि हम अलग अलग सेक्टर्स, किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं, कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र हम उसे कहें, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र में अगर हम 2013-14 के आंकड़े देखें तो कृषि क्षेत्र के अंदर 3.7% की दर से वृद्धि हुई, जो काफ़ी संतोषजनक थी। लेकिन इसके बाद 2014-15 के अंदर इसमें कुछ कमी आई और 0.2% की दर से ही वृद्धि हुई थी केवल। उसके बाद 2016-17 में फिर से इकॉनमी ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया कृषि क्षेत्र ने, और 4.9% की दर से कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई। दूसरा क्षेत्र यानी कि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर वृद्धि 2013-14 में 4.5% की दर से हुई, जबकि 2016-17 के अंदर 5.6% की दर से हुई। और सेवा क्षेत्र के अंदर जो औसत वृद्धि थी सेवा क्षेत्र की 2013-14 के अंदर 9.1% की दर से इस क्षेत्र ने आर्थिक विकास किया, और 2016-17 में सेवा क्षेत्र ने 7.7% की दर से आर्थिक विकास किया। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक और तुलना सामने आती है कि जो क्षेत्रीय विकास रहा वो परिवर्तित होता रहा। मतलब किसी पूरी प्लानिंग पीरियड में किसी एक वर्ष में हमने ज़्यादा आर्थिक विकास किया, जैसे 2013-14 में संतोषजनक था आर्थिक विकास तीनों क्षेत्रों का, परंतु 2014-15 में थोड़ी कमी आई तीनों क्षेत्रों के आर्थिक विकास में। 2016-17 में फिर बेहतर परफॉर्म किया। तीसरा अगर हम इसकी सफलता की बात करें वो है बचत और निवेश की दर में वृद्धि। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी का कितना प्रतिशत बचत किया जाता है और कितना प्रतिशत निवेश किया जाता है, इस दर में वृद्धि हुई है। तो 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जिस दर से बचत की जाती है वो है 32.3%, यानी जीडीपी, हमारी कुल जीडीपी का 32.3% हम बचाते हैं, बचत करते हैं, और कुल जीडीपी का 33.3% हमने 12वीं पंचवर्षीय योजना में निवेश किया है। तो यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद जो चौथी सफलता है इस पंचवर्षीय योजना की वो है अधोसंरचना का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता है कि हमारा परिवहन, कम्युनिकेशन
और बैंकिंग, इंश्योरेंस, इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं इस तरह की, वो सभी की सभी किसके अंदर आती हैं, हमारी अधोसंरचना के अंदर आती हैं। सिंचाई की सुविधाएं हो गई, वो सभी किस में आती हैं, अधोसंरचना में आती हैं। और किसी भी अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए अधोसंरचना का विकास होना बहुत आवश्यक होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमने 8.18% की दर से वृद्धि की और इस योजना के दौरान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया और इसलिए ज़्यादातर प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो पीपीपी प्रोजेक्ट्स थे, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होगी और उसको बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा जो विदेशी विनिमय के भंडार हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उनमें भी वृद्धि हुई 12वीं पंचवर्षीय योजना में। और 2017-18 के आरंभ में हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार 369.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जो हालांकि ये जो भंडार था वो इससे पहले की पंचवर्षीय योजना यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में कुछ कम था, परंतु जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था 2008-9 की मंदी से बाहर निकली उसके हिसाब से ये संतोषजनक था। रोजगार सृजन, इस योजना के अंदर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी काफ़ी कदम उठाए गए और मनरेगा को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाया गया। मनरेगा को पूरे देश के सभी जिलों के अंदर लागू किया गया 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर और 2016-17 में 505 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया मनरेगा के तहत। और राष्ट्रीय आय जीविकापार्जन मिशन, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो मनरेगा था, इसी की तरह शहरी क्षेत्रों में भी लोग अपना जीविकोपार्जन कर सकें, मतलब अपने जीवन निर्वाह के लिए कमा सकें, गुजारा कर सकें, उसको ध्यान में रखते हुए एक और योजना का आरंभ किया गया जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन मिशन, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। ये चलाया गया 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर और सामाजिक सेवाओं के विकास पर भी बहुत ध्यान दिया गया। जैसे सामाजिक सेवाओं में हमारी किस तरह की आ जाती हैं कि वृद्ध लोगों को पेंशन देना, बीमा करना, या सभी लोगों को की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं खाने पीने से संबंधित, वो ज़रूरतें सबकी पूरी हो सकें, वो सारी जो सेवाएं होती हैं वो हमारी सामाजिक सेवा कहलाती हैं। तो उसके लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसको और मजबूती से लागू किया गया, शुरू किया गया। ऐसे 2013 के अंदर सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल, जिसके अंदर लगभग पूरे देश के 60% जनसंख्या को कवर करने का लक्ष्य रखा गया था। इस बिल का उद्देश्य था कि सभी लोगों को कम से कम पेट भरने के लिए भोजन मिल सके, यानी कहीं पर भी भूखमरी ना हो। जो न्यूनतम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट है लोगों की भोजन से संबंधित, वो पूरी हो सके। और इसको जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा लागू किया गया। इसके अतिरिक्त आम आदमी बीमा योजना को शुरू किया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया गया, स्वच्छ भारत अभियान, इस तरह के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जो 12वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां कही जा सकती हैं। अगर हम 12वीं पंचवर्षीय योजना की कमियों की बात करें या जहां पर वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो परफॉर्मेंस है वो संतोषजनक नहीं रहा, या हम उसको कह लें कि वो उसकी कमज़ोरियां थी, उसके फेलियर्स थे, विफलताएं थी, तो उसमें क्या है कि आर्थिक विकास हुआ
पर आर्थिक विकास धीमा था। ये हम उसमें भी बात कर चुके हैं सफलता में भी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो आर्थिक विकास था वो कम दर से हुआ। दूसरा क्या है, जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका आर्थिक विकास यानी औद्योगिक क्षेत्र का विकास की जो दर थी वो भी तुलनात्मक रूप से कम रही, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमने औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक विकास के लक्ष्य को 7.6% रखा था, जबकि वास्तव में हम केवल 5.7% की दर से ही आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र का विकास कर पाए हैं। इसके अतिरिक्त एक और समस्या रही इस पंचवर्षीय योजना के अंदर कि हम मुद्रास्फीति पर लगाम नहीं लगा पाए, मतलब कीमतें लगातार बढ़ती रही, क्योंकि हमारी प्रत्येक पंचवर्षीय योजना, कोई भी योजना है, सरकार के लक्ष्यों के अंदर एक लक्ष्य रहता है कि कीमतों में स्थिरता बनाए रखी जा सके। ना तो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए और ना ही बिल्कुल कम होनी चाहिए, एक संतुलित रूप से उनको बढ़ना चाहिए। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में हम कीमतों को उतना नियंत्रित नहीं कर पाए जितना करने की आवश्यकता थी। इस योजना के प्रारंभिक वर्षों के अंदर मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा रही, यद्यपि अंतिम वर्ष के अंदर मुद्रास्फीति में कुछ कमी ज़रूर आई। इसके अलावा निर्धनता को कम करने में भी ये योजना उतनी सफल नहीं हुई, मतलब ये भी उसकी एक असफलता है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे 21.9% हमारी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है। गरीबी रेखा आपको पता है कि शहरों और गांव के अंदर एक न्यूनतम उपभोग व्यय प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया गया है। जो व्यक्ति उससे कम उपभोग कर पाते हैं एक महीने के अंदर गांव में और शहरों में, उन्हें हम गरीबी रेखा से नीचे कहते हैं। तो उसमें 21.9% भारत की जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है और इस प्रतिशत में कोई खास कमी 12वीं पंचवर्षीय योजना में नहीं देखने को मिली, इसीलिए ये एक फेलियर है। इसके अतिरिक्त भुगतान शेष के चालू खातों में बढ़ता हुआ घाटा, एक और विफलता इस योजना की ये रही कि जो हमारा भुगतान शेष है, भुगतान शेष आप जानते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि हम कितना निर्यात करते हैं और कितना आयात करते हैं। जब हमारे निर्यातों से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा यानी निर्यातों से प्राप्त होने वाला रेवेन्यू और आयातों के बदले में भुगतान किए जाने वाली जो अमाउंट होता है, उससे जब वो कम रह जाता है तो उसको हम कहते हैं भुगतान शेष में घाटा। या बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें कि जब हमारे निर्यातों का बिल हमारे आयातों के बिल से कम होता है तो इसे कहा जाता है भुगतान शेष में घाटा। और ये घाटा लगातार बढ़ रहा है और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार भारत का चालू यानी करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट के अंदर दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में हमारा जो घाटा है वो 1,02,805 करोड़ रुपए का घाटा हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में के चालू खाते में रहा 2016-17 के अंदर। तो ये थी इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन, यानी सफलता और विफलता दोनों के बारे में हमने बात की। अब हम इसमें बात करते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में अलग अलग क्षेत्रों को किस प्रकार से टारगेट किया गया वहाँ डेवलपमेंट करने के लिए। तो कृषि क्षेत्र में सेकेंडरी शिक्षा का फैलाव किया गया, प्राइमरी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा गया, स्कूलों में दाखिले को बढ़ाया गया, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, ये संक्षेप में बताया जा रहा है इस योजना के बारे में, इस पर ध्यान दिया गया। कृषि को और ज़्यादा विकसित करने के लिए उसमें उपयुक्त कृषि नीति या रणनीति बनाई गई कि किस तरह की रणनीति से हमें काम करना होगा। उन्नत किस्म के बीज, इनके ऊपर कार्य किया गया। कृषि क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया ताकि इस तरह के बीजों को डेवलप किया जा सके जिनके अंदर
कॉस्ट कम आती हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। सामाजिक न्याय के लिए कार्य किया गया, भौतिक आधारभूत संरचना यानी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए कार्य किया गया, ऊर्जा और वैज्ञानिक विकास, इन सब के लिए बहुत कार्य किया गया इस योजना के अंदर। अंततः हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना अगर हम इसके मूल्यांकन के आधार पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सफलताएं ज़्यादा रहीं, उसकी तुलना में विफलताएं कम रही हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, बी सेफ।